अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। बेसिकली एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एलिमिनेट करते हैं बॉडी से वेस्टफुल सब्सटेंसेस को। और जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं स्पेशली इन द ह्यूमंस, हम उन्हें कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वेस्ट क्या होता है? वेस्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और उसको बॉडी को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर वो रहे तो वो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो उसे हार्म ज़रूर कॉज कर सकता है, उसे नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। ये होते हैं वेस्टफुल सब्सटेंसेस। और जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। यही चीज़ हम लोग प्लांट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये फ़र्क होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते बल्कि बाकी सब्सटेंसेस होते हैं। इससे एक छोटी सी एग्जांपल दे देंगे। जो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से बाद में हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है और वो उसे एक्सक्रीट करता है, उसे स्टोमेटा से बाहर निकाल देता है डे टाइम के अंदर। और ये बेसिकली फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? वेस्ट सब्सटेंसेस, ये उसी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, उस तरह जो ह्यूमंस होते हैं उन्होंने प्रोटीन्स ली, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स लिए, न्यूक्लिक एसिड्स उसके प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस की बॉडी के अंदर। उन्होंने आगे जाके क्या प्रोड्यूस किया? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस किया और फिर हम लोगों ने उसे एक्सक्रीट करा दिया। ठीक है, अब हम बारी बारी देखेंगे कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एज वेल एज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक वेस्टफुल सब्सटेंस जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर तो कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है या कोई भी इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ये तमाम जो सब्सटेंसेस होंगे वो वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर आके सेल के अंदर, वो वैक्यूल्स के अंदर आके स्टोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? वैक्यूल्स के अंदर आके सेल के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे और वो स्टोर्ड रहेंगे। हत्ता कि ये होगा कि जो वैक्यूल्स होंगे उसके अंदर स्टोर होते होते वो जो वैक्यूल होगा उसके अंदर अल्टीमेटली क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो वैक्यूल सबसे पहले आप देखेंगे हैवी मेटल्स होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, वो वैक्यूल के अंदर जाएंगे, वैक्यूल के अंदर स्टोर होंगे, स्टोर होते होते वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस फॉर्म कर देंगे। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो मेन ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर है, कौन से एरिया के अंदर ये क्रिस्टलाइन वैक्यूल ज़्यादा स्टोर होते हैं? वो लीव्स होते हैं। सो लीव्स के अंदर क्या होता है कि लीव्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर क्रिस्टलाइन वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर होते रहते हैं ताकि एक सीज़न आता है। क्या होगा फिर? हम लोग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सीजनल रिमूवल होता है। फिर एक सीज़न आता है जो कि होता है ऑटम का सीज़न होता है, जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स शेड कर देते हैं। शेड मतलब वो जो अपने जो लीव्स होते हैं वो गिरा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और फिर नए लीव्स उगते हैं और जो पिछले लीव्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और ये वो लीव्स होते हैं जिसके अंदर तमाम वेस्ट सब्सटेंसेस पूरा साल भर से स्टोर होते रहते हैं, अल्टीमेटली वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्लांट जो होते हैं वो इस तरह अपने वेस्ट सब्सटेंसेस से छुटकारा पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो लीव्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर्स हम कहते हैं। एक्सक्रीटोफोर्स ये प्राइमरी ऑर्गन होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस एंड दीज आर कॉल्ड एज द एक्सक्रीटोफोर। अब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो लीव्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो आहिस्ता 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 ग्रीन से क्या कन्वर्ट हो रहा होता है? येलो के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है जैसे जैसे जो ऑटम का सीजन होता है वो नज़दीक आता है और ताकि वो रिमूव हो जाता है सारे सब्सटेंस। तो ग्रीन से येलो होने की ये वजह नहीं होती कि क्लोरोफिल रिमूव हो रहा है भाई उन प्लांट से, ये वजह होती है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं या फिर तो कोई पिगमेंटेड सब्सटेंस होते हैं वो उस लीव्स के ऊपर जो होते हैं वो कलर डिपॉजिट कर रहे होते हैं उन क्रिस्टल्स के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली उन पिगमेंटेड हैवी मेटल्स या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या वेस्ट सब्सटेंस की वजह से ये लीव्स येलो हो रहे होते हैं, क्लोरोफिल की रिमूवल की वजह से नहीं हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि लीव्स के अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं उनके अंदर हम लोगों को पता है जाइलम पर पढ़ा हुआ है, पोएम पढ़ा हुआ है। जो जाइलम होता है ना वो वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब वो जाइलम जिसको वो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज ना कर रहे हो, मतलब ओल्ड जाइलम, उसके अंदर क्या होता है कि वो वेस्टफुल सब्सटेंसेस स्टोर होना शुरू होता है। हत्ता कि वो जो स्टेम होती है, इस तरह से स्टेम होती है बीच में से डार्क ब्लैक कलर की होना शुरू हो जाती है, उससे हम लोग इबोनी कहते हैं। ठीक है, वो जो डार्क ब्लैक स्टेम होती है। सो एक तो लीव्स के थ्रू जो कि शेड रहते हैं, दूसरा इस तरह जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, और जो तीसरा एक उन्होंने बताया है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर अपने वेस्ट सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। और सॉइल के अंदर रिलीज होने का क्या मकसद होता है कि वो एज अ वेपन यूज होते हैं दूसरे प्लांट्स के अगेंस्ट। ऑब्वियसली हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है उसके अंदर एक प्लांट ग्रो कर रहा है और दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये हर चीज़ के लिए कम्पीट करेंगे आपस में। इनको वाटर भी चाहिए होगा, वाटर के लिए भी कम्पीट कर रहे होंगे, ये
लाइट के लिए भी कम्पीट कर रहे होंगे, ये एरिया के लिए भी कम्पीट कर रहे होंगे। तो इनके लिए बेहतर होगा कि ये एक जो अगला प्लांट है वो यहाँ से वो डाई हो जाए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये वेपन क्या करते हैं कि वेस्टफुल सब्सटेंसेस सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं जो कि दूसरे प्लांट को नुकसान पहुँचा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स होती है वो मोस्टली हम लोग जो वेस्ट होते हैं वो हम नाइट्रोजनस वेस्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन हम बाकियों को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर एक फ़िश या एक ऑर्गेनिज्म रह रही है और उसने सॉल्ट को रिमूव किया, ठीक है, तो उस केस में वो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट आएगा। और एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर एक फ़िश है या कोई भी एनिमल है वो रह रहा है और उसने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव किया, ठीक है, तो वो भी एक्सक्रीशन के अंदर आ सकता है। लेकिन और जो मेन जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा और अमोनिया होगा, ठीक है। अब ये कहाँ से जनरेट होंगे, हम लोगों को ये देखना है कि सबसे पहले नंबर 1 का जो सोर्स होगा ना वो प्रोटीन्स होंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, या हम कह सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि अमाइनो ग्रुप, ये जो अमाइनो ग्रुप होगा ना ये बेसिकली हम लोगों को रिमूव कराना है बॉडी से, ठीक है। अब इसका सोर्स कहाँ कहाँ होगा, नंबर 1 ये प्रोटीन्स के अंदर होगा, दूसरा ये न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होगा। एक तो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होगा ये अमाइनो ग्रुप, दूसरा ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होगा। ये जो होंगे वो अमाइनो ग्रुप रिलीज करेंगे और ये जो अमाइनो ग्रुप होगा या इसके लिए 2 कंडीशंस होंगी, या तो ये वापस प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो फिर बॉडी के अंदर रहना इस अमाइनो ग्रुप का बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसको रिमूव हो जाना चाहिए और फिर ये कन्वर्ट करेगा अमोनिया के अंदर यूरिया और फिर यूरिक एसिड और ये रिमूव होगा बॉडी के अंदर से, ठीक है। अब प्रोटीन्स के अंदर ये अमाइनो ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग को पता होना चाहिए। जो प्रोटीन्स है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, ठीक है, एक अमाइनो एसिड और फिर ये दूसरा अमाइनो एसिड और ये इनके दरमियान हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं, डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलके एक प्रोटीन बना रहे होते हैं, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर ये अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ये अमाइनो ग्रुप हम लोगों को ऑब्टेन होता है। ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये ब्लड के अंदर जब आता है तो या तो अब ये किस तरह आता है, ये बेसिकली ट्रांसअमाइनेशन होता है एक प्रोसेस और एक होता है डीअमाइनेशन, ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन ये 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ट्रांसअमाइनेशन होता है कि ट्रांसफर होता है अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर अमाइनो एसिड, और फिर जो अमाइनो एसिड जिसने इस अमीनो ग्रुप को दिया है वो फिर एज अ रिजल्ट अपना ये वाला जो ग्रुप है वो रिमूव करा जाता है और उसे कहते हैं डीअमाइनेशन, और एज अ रिजल्ट ब्लड के अंदर ये हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। और आगे क्या होता है कि या तो ये प्रोटीन बनाएगा और अगर ये प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, ये बॉडी से हम लोगों को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस वो यूरिया। दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हम लोगों को ये कहाँ ऑब्टेन करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके अंदर एक तो हमारे पास 5 कार्बन एक शुगर प्रेजेंट होती है, ऊपर से हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इस फॉस्फेट ग्रुप के अलावा हमारे पास एक प्यूरीन्स होते हैं और पायरिमिडीन्स होते हैं। हमारे पास एक पेंटोस शुगर होता है, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, प्यूरीन और पायरिमिडीन्स होते हैं। ये बेसिकली जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स होते हैं ना उनके अंदर ये अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो फिर अपना अमाइनो ग्रुप यहाँ रिलीज करते हैं। यहाँ से 2 सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें अमाइनो ग्रुप मिलते हैं, एक प्रोटीन्स हो गए और एक न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। ये अमाइनो ग्रुप अब हम लोगों को मिल गया और फिर ये जो अमाइनो ग्रुप होता है वो फिर आगे जाके अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये बनाता है और फिर ये क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है बॉडी से। अगर ये रिमूव ना हो तो हमें क्या साइड इफेक्ट मिल सकते हैं, ये कॉमा कॉल्स कर सकता है, ये कन्वर्जन्स यानी कि झटके पड़ सकते हैं, कॉमा कन्वर्जन, या फिर तो अगर ये स्वेयर हो गया तो ये डेथ में भी रिजल्ट कर सकता है, इसलिए इनका रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये जो वो सब्सटेंसेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, बहुत फ्यू केसेस ऐसे होते हैं जहाँ डायरेक्टली ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स और डायरेक्टली प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स रिमूव हो जाए, मतलब ना ये अमोनिया या अमाइनो ग्रुप रिलीज करे ना ये फॉर्म, बल्कि डायरेक्टली यही अमाइनो एसिड्स और प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स ही रिमूव हो जाए बॉडी से। फिर हमारे पास और ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर लो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रेटिनिन और इसके अलावा ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, क्रेटिनिन ये भी होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं और ये भी रिमूव किए जाते हैं बॉडी। लेकिन इनके अंदर जो होता है नाइट्रोजन की अमाउंट लो होती है, इनके अंदर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन की अमाउंट होती है वो हाई होती है।
उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स है वो ना सिर्फ ये फॉर्म करते हैं बल्कि इसके अलावा ज़ेंथीन, हाइपोजेंथीन और इसके अलावा एलेंटोइन ये भी फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, लेकिन याद होना चाहिए कि मेन जो होते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स और जो अमाइनो एसिड होते हैं जहाँ से हमें ये अमाइनो ग्रुप ड्राइव होता है वो भी एज इट इज़ रिमूव हो जाते हैं। ऐसे ये कम होता है लेकिन ये भी रिमूव होते हैं। दूसरा प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स है वो ज़ेंथीन, हाइपोजेंथीन और एलेंटोइन भी फॉर्म करते हैं इनके अलावा। और लो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कंपाउंड्स जिसे क्रेटीन, क्रेटीनिन और ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड ये भी बॉडी से रिमूव होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड कौन से और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस वेस्ट अपने बॉडी में रखते हैं और उसे रिमूव करते हैं।